So here I am going to discuss about the state variables or state functions. State variables or state function. It is a property of a body that depends upon the state of the system. I told you in the last class. It is the property of a body that depends upon what? Yeah. It is the property of a system that depends upon the state of the system, and it does not depend upon the path by which the system has reached that state. So examples of state variables are pressure, volume, temperature, internal energy. Internal energy is denoted by capital U. Internal energy. ठीक है, enthalpy is there. Enthalpy, entropy, okay, and gives free energy. Gives free energy, which we denote it with the capital G. These are examples. So as now I am going to discuss its key features. What are the key features of the state? May I erase this? So now I am going to discuss about the key features of the state variables or state functions. So first key feature is it is path independent. First key feature is it is path independent. So state variables depend. State function. Yeah, state variables. Yes. Okay, fine. Stay key features. Number one is path independent. State variables depend only on the initial and final states. State variables depends only on and yes, and not on the route taken or path, and not on the route or path taken. For example I'm writing here internal energy difference. We denote it with what? Delta U. Between state A and B is the same whether you go directly और by multiple steps. देखिए, अभी आपको बताया कि जो हमारा अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है एक क्या है हमारा, क्या जो इंटरनल एनर्जी था वो क्या आपका ये था लाइक स्टेट वेरिएबल था, यस और नो? यस। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है जिसको मतलब इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, जो कि आपके पास इंटरनल एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा यू, है ना? मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, स्टेट ए है और स्टेट बी है, ठीक है? स्टेट ए और बी। तो इंटरनल एनर्जी डिफरेंस क्या था मेरा? डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू जो है बिटवीन स्टेट ए एंड बी इज द सेम वेदर यू गो डायरेक्टली, चाहे हम मतलब स्टेट ए से
बी में जो है वो डायरेक्टली जाएं, चाहे हम जो है वो मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू जाएं, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दैट थिंग आई एम सेइंग हियर। इट विल सी। हम्म। अब जैसे अगर हम बात करें, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं जो कि आपके डिपेंड करते हैं पाथ टेकन के ऊपर। जैसे वर्क की बात अगर मैं करूं, वर्क, ठीक है, वर्क जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, या फिर हम हीट की बात करते हैं जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पाथ फंक्शन, ठीक है। जबकि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। अब साथ में ना हम इनको डिफरेंशियल की फॉर्म में भी बता सकते हैं। नंबर टू की फीचर्स आ जाता है इसमें स्टेट फंक्शन में ही, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। बोलने का मतलब क्या है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, ये बेसिक थिंग है, आगे हम पढ़ेंगे तो हम जैसे डिनोट कर देते हैं ये इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी हम बता देते हैं। जैसे हम बता रहे हैं डीयू की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया ये बताओ मुझे, एक डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं डीयू की फॉर्म में इसको बता रही हूँ तो ये हो गया एक डिफरेंशियल फॉर्म। So what I can say here that their changes can be expressed as the, I can write here, their changes can be expressed as एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। मतलब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी जो है वो बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी, टेल मी, क्या टेम्परेचर भी था हमारा स्टेट फंक्शन? यस, वो भी था, ठीक है। तो जैसे हम डीपी बता देते हैं या प्रेशर को डीपी बता देते हैं ना, डिफरेंशियल की फॉर्म में भी हम इसको शो कर देते हैं, डिफरेंशियल्स। अच्छा, फिर आता है, हाँ ये हो गई इसके की फीचर्स, और मेन चीज ये याद रखनी है कि इनिशियल फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये पता होना चाहिए बस आपको, इसमें एनसीईआरटी में भी इतना ही। अब हम आगे चले इंटरनल एनर्जी के ऊपर। देख, एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी, ओके। थोड़ा सा पाथ फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि पाथ फंक्शन क्या है। डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन एंड एग्जांपल्स आर वर्क एंड हीट। इंटरनल एनर्जी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस क्लियर है, टेल मी। ओके ओके फाइन। तो देखिए इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम चल रहे हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से, सॉरी यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सो आई एम राइटिंग हियर द डेफिनेशन। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल एनर्जी contained विद इन द सिस्टम। देखिए इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो होगी टोटल एनर्जी, है ना, कंटेन्ड विद इन द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, है ना, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है। या, ठीक है, गुड। देखो इसमें क्या आता है, इसमें आता है नंबर वन, आता है इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी। नंबर वन क्या आता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हो गया सबसे पहला तो, ठीक है। अब जो कि हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है ड्यू टू ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। इसकी वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब कोई चीज
आपके पास मोशन में है ना, उसकी वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है वो उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, हाँ, हम्म। सो व्हाट आई एम सेइंग कि बेसिकली क्या हुआ कि जब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की मैं बात करूं, है ना, तो वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक तो देखो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कि और बताओ मुझे और क्या एनर्जी इंक्लूडेड होगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडेड होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडेड होगी, है ना, ड्यू टू, जो कि किसकी वजह से, एक्सट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होगी, जो एनर्जी ड्यू टू एक्सट्रैक्शन और रिपल्शन पार्टिकल्स के बीच में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात इतनी सी बस याद रखनी है कि टेल मी कौन सी दो एनर्जीज का सम है? यस, यहां तक क्लियर हो गया? टेल मी सादिया, क्लियर? यस, यही होता है। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं हम। आगे नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पे क्या डालनी है, स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग। नेक्स्ट हेडिंग हमें डालनी है नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी। नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेचर क्या है इंटरनल एनर्जी का? नंबर वन आता है, इट इज ए स्टेट फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट, आई टोल्ड यू, है ना, ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट, जो, हाँ, एंड नॉट ऑन द पाथ। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या स्टेट फंक्शन है? यस, पीवीटी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक जो है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव हम आगे पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ, Sadia, just after every class, you send me pics of your notes also. So, internal energy is a state function and it is the done. ठीक है, क्लियर? मे बी प्रोसीड। चलो थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हम हेडिंग डालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। तो हम जो है वो मान लेते हैं कि when a system changes from state 1 to state 2, the change in internal energy is, ठीक है, जब भी सिस्टम जो है वो स्टेट वन से स्टेट टू में चेंज होता है, स्टेट वन है, स्टेट टू है, तो स्टेट वन से स्टेट टू में जब भी सिस्टम चेंज होगा, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा आपका, U2 माइनस U1। ठीक है, क्या होगा, U2 माइनस U1।
मतलब कि या ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ये आपका। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक इसमें ना इसी से रिलेटेड आता है, क्योंकि आगे हम जो है वो इसमें आगे पढ़ेंगे लाइक फॉर्मूला, तो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आता है जो हमें पहले कवर करना पड़ेगा। दैट इज कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसका एक इक्वेशन आता है, वो यू से रिलेटेड होता है, तो उसको हम पहले कवर करेंगे। तो हेडिंग हमें क्या डालना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हम इसके साथ क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो है यू से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है, राइट। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए क्या बोलता है। ये क्या बोलता है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? टेल मी। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि ये लॉ क्या बोलता है। ये बोलता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ओके, ओनली इट कैन बी क्रिएट वन फॉर्म टू अनदर। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या है? देख, जब भी हमें कोई भी रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, उन रिलेशंस में हमें उसमें जो सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करें वो पता होना चाहिए मेन, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? क्या है डेल्टा यू? यहाँ पे बोलो चेंज इन। ओके, राइट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, क्यू यहाँ पे क्या है हमारा? बोलो, व्हाट इज क्यू? टेल मी। इट इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। इट इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, इज क्यू। और ये जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इफ एब्जॉर्ब्ड, और नेगेटिव होगा इफ रिलीज्ड। एक एब्जॉर्ब, क्यू इज पॉजिटिव ऑब्वियसली या। फिर आता है हीट इज, टेल मी। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, डब्ल्यू जो है मेरा देख पॉजिटिव कब होगा? इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। डब्ल्यू पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, जबकि नेगेटिव कब होगा? व्हेन इट विल बी नेगेटिव, टेल मी। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होगा। याद रखना एक बात की, जो हीट और वर्क है, अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, हीट और वर्क को अगर हम रिलेट करें, जैसे हीट को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, वर्क को हम किससे डिनोट कर देते हैं? टेल मी, वर्क को किससे डिनोट कर देते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, तो याद रखना ये एक की पॉइंट यहाँ पे कि क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस। क्यू और डब्ल्यू क्या है हमारे? पाथ फंक्शंस। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंड ऑन हाउ प्रोसेस इज कैरिड आउट। ओके,
डिपेंड्स अपॉन हाउ प्रोसेस इज कैरिड आउट, इसी वजह से ये पाथ फंक्शंस होते हैं। जबकि बट अगर मैं यहाँ पे जैसे अब इस फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में मेरे पास क्या क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें ये दोनों तो हो गए क्या, पाथ फंक्शंस, जबकि डेल्टा यू क्या हो गया मेरा, स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टेट फंक्शन। ये हमारा सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हैव यू डन और डूइंग? So next heading we have to give here, that is important one, that is the special cases we are going to discuss. Special cases, फर्स्ट आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये होता है। तो क्या होता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क डन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। सिंस यहाँ पे क्यों वर्क डन जीरो होता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास तो वहां पे जो आपके पास वर्क डन है वो जीरो होगा, सिंस वॉल्यूम डज नॉट चेंज, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बच्चे लास्ट में लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, बताया था फॉर्मूला, माइनस पी डेल्टा वी। नो प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने दूसरी क्लास में बताया होगा, मैं ग्रुप क्लास 11th की उसमें बताया होगा, आई थिंक सो, सो आई रिमेम्बर्ड। अच्छा, तो देखो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। टेल मी, वॉल्यूम चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें डेल्टा टी जीरो होता है, ठीक है। और एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। और एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो वहां पे डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होता है, ओके। एक होता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये हमें याद रखना है ना, एडियाबेटिक।
देखो एडियाबेटिक में हमारा जो डेल्टा वी है, एडियाबेटिक में हमारा डेल्टा क्यू जीरो होगा। क्यू को हम मतलब हमें ऐसे याद रखना है, क्यू किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसी वजह से यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा। अंडरस्टूड। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, आपको बताया डब्ल्यू जीरो आ गया, ये समझ में आ गया आपको। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, डेल्टा वी जीरो होगा कोई जब वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हुआ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। जीरो इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। सो यू ऑल्सो अंडरस्टूड डब्ल्यू विल बी जीरो। सो देन देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, सो देन इट मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट, क्यू फॉर दिस वन और नॉट। गेटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज डब्ल्यू तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, जीरो है। ओके, डब्ल्यू क्या है हमारे पास, टेल मी, जीरो। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा यहाँ पे जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, क्यू के बराबर, एनी डाउट। यस 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 राइट। हम्म, क्योंकि अब जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, हम वहां पे वैल्यू को जब पुट करते हैं, हम डब्ल्यू की जगह पे जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या आने वाला है, इक्वल टू क्यू। अंडरस्टूड। ओके ग्रेट। फिर हमारा इसमें आता है, ये एक स्पेशल केस हमने इसमें पढ़ा। देन यू नो व्हाट इज द, you know what is the SI unit of internal energy? अभी मुझे एक चीज बताना, एक और स्पेशल केस, जैसे अगर मेरे पास जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। बच्चे एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, सिंपल एनर्जी, तो वही होगा इंटरनल एनर्जी के लिए, या एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट इज जूल, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। So adiabatic process में there is no exchange of heat between the system and surroundings. Okay. So I told you that at that case जो Q है वो हमारा क्या जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेट। डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे 80 मतलब एडियाबेटिक, यहाँ पे हम लिखेंगे वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में बात कर रहे हैं हियर। Okay. So next heading I can give here, that is the units. SI unit I discussed with you, joule. So sometime it is also expressed in the form of, sometimes expressed in calories. And remember one thing, relation between calorie and joule.
That is 1 calorie is equal to 4.184 joule. 1 calorie equal to 4.184 joule nearly. Right. जो हमारे, remember heat and work are not, heat and work are not, right, one point, star mark, one point important. Heat and work, I am writing here also, heat and work are not properties. Heat and work are not properties. Yes, but these are but modes of energy transfer. But these are modes of energy transfer. Okay. Okay, great. So now I am going to discuss here. Now I think work you understood in the NCRT. It is given work. So work is simply what it is. It means energy transfer. Means it is a mode of energy transfer actually. So here I can means as heading in the NCRT work. So I can discuss here in detail work with its equations. You have to give the heading work. So in thermodynamics, I am writing here also. In thermodynamics, work means energy transfer when a force is applied and displacement displacement takes place. In thermodynamics, work means what? Energy transfer when a force is applied and the displacement takes place. In simple words, what I can say that if the system pushes or pulls its surroundings, for example in NCRT given, like a gas expanding a, like a gas expanding a piston. NCRT we will discuss. So like a gas expanding a piston, work is done. So in this way we will study expansion and everything. So what I am saying here, work is simply the energy transfer when the force is applied and displacement takes place. So if a system pushes, either it pushes or it pulls its surroundings, example like a gas expanding a piston, at that case work is done. So next heading I will give here, this was the first point, I am moving step by step, this was the first point. Next heading, next heading I will give, when is work, when is work done by a system. So when a work is done by the system, if it expands against a pressure. Two things are there. See, two things are there. We will study expansion. We will study compression. Two things we will study. So these two key points. Firstly, we have to write step by step, and then we will move further.
So work is done by the system if it expands against a pressure. And secondly, work is done on the system if it is compressed by surroundings. Note it down, then tell me. Okay, great. So, what you understood till now, can you explain in short? Okay, great. So now I am going to discuss here work done by the system on the system. So examples I'm going to discuss here. It's examples. For example, gas. If the gas compressed in a cylinder, tell me work is done on the system or by the system? Yes. So at that case, work is done on the, yeah. Next one, gas expands. If the gas expands, pushing piston. So at that case, work work done by the system. Okay. What is the formula for change in internal energy? Yeah. Okay. Any doubts up to this point? Okay, right. So one thing you have to keep in mind that when I relate, because in the NCRT it is given, like indirectly it is given, that relation between temperature and internal energy.
temperature and internal energy. So always keep in mind one thing, that internal energy U, that is directly proportional to T. Means if the temperature increases, then internal energy also increases. So it includes, internal energy includes what? It includes kinetic energy of the molecules and potential energy due to interactions. So the average kinetic energy, also keep in mind one thing, this is also related with it, that the average kinetic energy of the, I'm writing here star mark this point, also important, the average kinetic energy of gas molecules, the average kinetic energy of gas molecules is proportional to the एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है. अब जो हमारा ये होता है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. और याद रखना, अगर हम किसी आइडियल गैस के केस में बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको कंसेप्ट समझने के लिए हेल्प करेंगे. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिस्टम. ठीक है. तो और याद रखना, कोई अगर आइडियल गैस है, दिस केस इज इंपॉर्टेंट, फॉर एन आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. In the book it is not given directly, but it should be clear, so that's why I am discussing it, because for the better concept understanding it is important, very very important actually. So the things which are not given in the book directly, so those but the things which are important to understand the NCERT lines, लाइंस एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट दिए गए होते हैं, बट जब आप उसको आगे पढ़ोगे फर्दर, तो आपको अगर मतलब ये काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट या ये चीजें क्लियर नहीं होगी, सो इट कैन बी लाइक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग. ओके, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम डिस्कसिंग. So, for a ideal gas, the potential energy is zero because there are no. और इस साथ में ये आपको उसके लिए भी हेल्प करेगा, लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, एंड ऑल्सो इट विल कम इन द फिजिक्स ऑल्सो. Deleted. Yeah, it is deleted. So for an ideal gas, the potential energy is zero because there are no intermolecular forces. ठीक है. और तो इसका मतलब क्या हुआ, टेल मी, दिस इज लाइक कंसेप्ट बेस्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आइडियल गैस है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है. हम्म. So it means the internal energy of an ideal gas depends upon the, no, out of energy I am asking, out of energy, out of potential and kinetic I am asking for the ideal gas. You can write, क्योंकि मैंने आपको अभी इसलिए पढ़ाया कि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. ओके. सो इट मीन्स कि फॉर ए आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी. गेटिंग माय पॉइंट. For an ideal gas, internal energy depends only on kinetic energy.
तो टेम्परेचर के बीच में और ये भी हमें रिलेशन क्लियर हो गया। एडियाबेटिक वाला भी हमें क्लियर हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबेटिक। ये भी क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। ऐसा हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके फाइन। तो अब हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट एक्चुअली? तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हाउ आई कैन डिफाइन, वी कैन राइट इट्स डेफिनेशन that it is a form of energy transferred between what, between a, or I can say between a system and its surroundings. Yeah, so I can say that due to temperature difference. ठीक है, हीट जो है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हाइयर से लोअर की तरफ। तो हीट का जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हाई से लो की तरफ। और एसआई, टेल मी एसआई यूनिट। सिंपल, अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, चेक करो। हाँ, तो अदर यूनिट्स सेम कैलोरी। या ग्रेट। सो अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? सो यू टेल मी दैट हीट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल एनर्जी, है ना? तो हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। सो टेल मी। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट कैन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। या माय क्वेश्चन इज that heat can increase internal energy or decrease internal energy. Hmm. Yeah, that thing only I'm asking. Okay, what is heat? Okay. Hmm. So Q is positive when Q will be positive. और याद रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हुआ? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द,
ठीक है, और स्टेटमेंट क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, दैट इज द फर्स्ट लॉ।